बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं लोग? खैरियत से हैं। 16 जुलाई 1945 अमेरिका स्टेट न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, एक धमाका देखने को मिलता है। ये कोई आम धमाका नहीं था, ये वो पहला धमाका था जो न्यूक्लियर बॉम्ब से किया गया था। का जो पहला था न्यूक्लियर बॉम्ब का, ये करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था J.R. ओपनहैमर। J.R. ओपनहैमर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि J.R. ओपनहैमर ने ये सोचा था कि ये इस धमाका है जो इसकी इंटेंसिटी होगी, जो इसका नुकसान होगा वो 0.3 किलोटन ऑफ TNT होगा। और जो कि इसकी सोच से 50 गुना ज्यादा निकला। जो इसका रिजल्ट निकला वो 15 से 20 किलोटन ऑफ TNT निकला। और इसका जो धमाका था उसको टेस्ट को जो नाम दिया गया था वो ट्रिनिटी टेस्ट दिया गया था नाम इसको। और इसने 100 इसकी जो वेव्स हैं वो 160 किलोमीटर तक देखी जा सकती थी, दूर दूर फैली थी। और इसका जो धुआं था वो 12 किलोमीटर ऊपर तक आसमान तक देखने को मिला। तो जैसे ये धमाका हुआ तो ओपनहैमर के मुंह से ये अल्फाज निकले, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। तो ये रिकॉर्डेड है, कहीं में भी ये देखेंगे कि ओपनहैमर के मुंह से ये बातें निकली, क्योंकि उसने जब देखा कि इतनी बड़ी तबाही इस न्यूक्लियर बॉम्ब से की जा सकती है तो वो खुद परेशान हो गया था। अब ओपनहैमर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। ओपनहैमर 10 साल की उम्र में ही साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। ऐसी किताबें इसने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी थी। 13 साल की उम्र में इसने लेक्चर देना शुरू कर दिया था। और 4 साल का जो कोर्स था इसने 3 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया था। और 1927 के करीब 23 साल की उम्र में इसने PhD कर डाली थी। अब ये देखें, जैसे कहा जाता है कि आजकल कहा जा रहा है एलॉन मस्क जैसे लोग हजारों सालों में कोई एक आदमी ही पैदा होता है, तो ये इतना ही काबिल इंसान था। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर से है। इसी दौर में एल्बर्ट आइंस्टाइन भी, जो साइंटिस्ट जिसके बारे में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है, वो भी मौजूद था। वो भी इस चीज़ पे वर्किंग कर रहा था। और दूसरा ओपनहैमर था जो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। तो ये हिटलर का दौर चल रहा था। तो वहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो करंट वजीर आजम था या सदर था अमेरिका का, उसको खत लिखा कि जो हिटलर है ये एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर बनाने की ये तैयारी कर रहा है, तो आप इसके बारे में एक्शन लें। तो उसी वक्त उसने एक मीटिंग कॉल की। उसका जो करंट वजीर आजम था या सदर था उसका, उसने मीटिंग कॉल करके मुख्तलिफ किस्म की एजेंसियों को लगाया कि पता करें कि क्या यूरेनियम से, जिसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि ये एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी की जा रही है, तो क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा चेन रिएक्शन चलाया जा सकता है, ऐसा बम बनाया जा सकता है, और अगर ये लोग वर्किंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। और इसके बारे में एक टीम तश्कील देना उसने शुरू कर दी। तो थोड़ा सा मैं बताता चलूं, जो यूरेनियम है इससे एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा रहा है या उसमें जो इसका एलिमेंट है उसको यूरेनियम 238 बोला जाता है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। अच्छा, इसको अगर मजीद इसमें थोड़ी सी बेहतरी लेके आनी है या इसको एक्सप्लोजन को आपने वाइड करना है, तो इसमें यूरेनियम 238 की जगह 235 यूज होगा। तो 238 यूरेनियम में से जो 235 यूरेनियम की मकदार निकलती है वो इसका जस्ट 1% है। जब ये चीज़ पता चली, कंफर्म हुई कि यूरेनियम से ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं, तो उसने एक टीम तश्कील दी कि इसके ऊपर एक वर्किंग होनी चाहिए। उस टीम का जो लीडर बनाया गया, उस लीडर में ओपनहैमर उसको लीडर बनाया गया उसका। तो उससे पहले जो सजेशन थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ज्यूज़ होने, वो भी ज्यूज़ है, ये भी ज्यूज़ है बेसिकली, तो उसके ज्यूज़ होने से अमेरिका को ये शक था कि ये इसके मुल्क के अगेंस्ट वर्क ना करे या ये इस चीज़ को उसके मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है। तो इस खतरात को देखते हुए उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को इस प्रोजेक्ट का वो लीडर बनाने से इनकार कर दिया। यही खदशात इन्हें ओपनहैमर के बारे में भी थे, लेकिन वो उसका जो जनरल था, मिलिट्री का जनरल था, उसको ये यकीन था कि ये जो बंदा है ये हमारी पॉलिसी से डेविएट नहीं करेगा और ये इतना काबिल इंसान है और इस चीज़ों को इतना समझता है, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ओपनहैमर के लिए या बाकी उसकी टीम के लिए कि यूरेनियम 238 से तो यूरेनियम 235 कैसे निकाला जाए। तो यूरेनियम 238 से 235 को निकालने के लिए 4 मेथड यूज होते हैं। पहला जो मेथड है वो, उसको नाम दिया जाता है गैसोलीन डिफ्यूजन का। दूसरा जो चीज़ है उसके सेंटर ऑफ फ्यूज के तरीका का यूज़ किया जाता है। जो थर्ड मेथड यूज़ होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और जो फोर्थ मेथड यूज़ होता है वो है लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। तो इन चारों मेथड्स को इस पर वर्किंग करके 2 मेथड्स ऐसे निकले जिससे उनको ये पता चला कि ये यूरेनियम 238 को 235 में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो पहला मेथड था वो गैसोलीन डिफ्यूजन का था, गैसियस डिफ्यूजन भी कहा जा सकता है इसे, जिसमें जो हैवी अमाउंट होगी वो गैसेस की, वो 38 यूरेनियम है वो चूंकि हैवी होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो 235 यूरेनियम है वो लाइट वेट होता है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है,
के थ्रू इनको दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। और जो दूसरा मेथड था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन था कि बहुत बड़ा मैग्नेट लेके उसको इस्तेमाल करके 235 यूरेनियम को 238 से अलग किया जाता था। अब इनका पहला प्रोजेक्ट तो कामयाब हो गया कि 238 यूरेनियम से 235 यूरेनियम को अलग अलग कैसे करना है। अब इसके ऊपर इन्होंने जो वर्किंग स्टार्ट कर दी, इसके बाद इन्होंने एक पूरा शहर एक तश्कील दिया जिसमें ये सारे प्रोजेक्ट को इन्होंने सर अंजाम देना था। उस शहर का जिन्होंने नाम रखा ओक रिज टेनेसी रखा, या सीक्रेट सिटी भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरे कंट्री से साइंटिस्ट और जो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं उनको बड़ी मात्रा में वहां पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद इनको ये भी अंदाजा हुआ कि प्लूटोनियम से भी एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया जा सकता है। प्लूटोनियम में बेसिकली यूरेनियम 238 यूज होता है। ये चीज इनको 1940 में आके प्लूटोनियम के बारे में भी पता चला और फिर उस वक्त इन्होंने दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। पहला प्रोजेक्ट था यूरेनियम 235 और दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने जो जिस पे काम स्टार्ट हुआ वो था प्लूटोनियम, जिसमें यूरेनियम 238 थ्योरेटिकली तो हो रही थी सारी, लेकिन इसको ऊपर कोई प्रैक्टिकल नहीं किया गया था। तो अब जरूरत थी कि इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी किया जाए। तो शिकागो की यूनिवर्सिटी में एक प्रैक्टिकल हुआ इसके ऊपर कि बहुत सारे यूरेनियम को इकट्ठा किया गया और उसकी क्रिटिकल मास की एवेल्यूएशन करते हुए उन्होंने एक डिफ्यूजन किया जिसकी वजह से एक बल्ब रोशन हुआ। जब वो बल्ब रोशन हुआ तो वो ये चीज़ में यकीन दहानी उनको मिल गई कि जो यूरेनियम है ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके बाद उनके प्रोजेक्ट में मजीद जान आ गई और उसमें जो वर्किंग है वो मजीद तेज़ी से शुरू कर दी गई। और यहाँ पे इन्होंने जो ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया, उसको लीडर बनाने की वजह थी कि ये बेसिकली क्रिटिकल मास की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए उनके लिए बंदा जरूरी था। अब क्रिटिकल मास क्या चीज़ है? क्रिटिकल मास कम से कम मास की वो अमाउंट है जो यूरेनियम की कि जो इसको चेन रिएक्शन और बनाने के लिए और चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। तो इसमें इन्होंने पहले प्रोजेक्ट पे जो काम किया था बताया गया था कि यूरेनियम 235 को यूज करते हुए एटॉमिक बॉम्ब बनाना था। यूरेनियम 235 को यूज करते हुए जो उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, पहला उसका नाम दिया गया लिटिल बॉय। और वो गन टाइप मेथड था जिसमें यूरेनियम में क्रिटिकल मास गन मेथड में यहाँ पे और दो साइडों पे थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल मास जो कि अपनी वैल्यू से नीचे होता है वो रख दिया जाता है और जब वो दोनों मास आपस में फिर तेजी से मास को आपस में मिलाया जाता है। जो क्रिटिकल वैल्यू से नीचे होते हैं दोनों अलग अलग, लेकिन जब वो कंबाइन होते हैं तो वो क्रिटिकल वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। वो कम से कम मकदार जो उस चेन रिएक्शन को बनाने के लिए जरूरी है और बम की डिफ्यूजन के लिए जरूरी है, जैसे ही वो इकट्ठे मिलते हैं तो एक बम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर एक एक्सप्लोजन होता है। दूसरा मेथड था जिसमें इन्होंने प्लूटोनियम यूज किया था। तो प्लूटोनियम से इन्होंने जो बॉम्ब तैयार किया था उस बॉम्ब को फैट मैन का नाम दिया गया। वो प्लूटोनियम बॉम्ब 238 जो यूरेनियम है इससे तैयार किया गया और पहली मर्तबा इन्होंने इसको ट्राई करने के बारे में सोचा कि इसको हम ट्रायल करते हैं कहाँ पे। तो जब इसने अपने ओपनहाइमर अपने जनरल से बात की कि इसको हमने बेसिकली टेस्ट करके देखना, तो उसने कहा जी बहुत देर के बाद भी हमने जो इसकी प्लूटोनियम की मकदार इकट्ठी की है वो 2 मिलीग्राम है, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते या ज़ाया नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी मकदार में नहीं है। तो उसने कहा, ओपनहाइमर ने अपने जनरल को कन्विंस करने की कोशिश की कि इसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि हम इसको प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट को सरअंजाम दे पाएँ। तो फिर उसने इसकी इजाज़त दे दी और पहली बार जैसे कि आपको बताएगा 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे मेक्सिको के सहरा में इसका टेस्ट किया गया। और जो टेस्ट किया गया ये फैट मैन से किया गया ना, ऐसा इसको टेस्ट बताया गया, ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया। और उसके बाद ओपनहाइमर बहुत परेशान हुआ इसके बारे में कि मैंने एक नई जंग को, नई लड़ाई को मार्ज़ वजूद में लेके आया हूँ। और 16 जुलाई 1945 के बाद एग्जैक्ट 1 महीने के बाद जब अमेरिका की जंग लगती है और वो सेकेंड वर्ल्ड वार थी और वर्ल्ड वार में उसने जापान के ख़िलाफ़ वो हथियारों का इस्तेमाल किया, तो जो पहला हथियार था वो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय जो उसने बनाया था यूरेनियम से बॉम्ब, वो वहाँ पर फेंका। और उस एग्जैक्ट 3 दिन के बाद जो उसने दूसरा बॉम्ब बनाया था प्लूटोनियम बॉम्ब, जिसको नाम दिया गया था फैट मैन का, वो उसने उसके शहर नागासाकी में फेंका। पहला हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया, दूसरा नागासाकी के ऊपर फेंका गया। जब ये बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया, तो आप सब लोग जानते हैं कि उसके इफेक्ट्स कितनी देर तक जापान के ऊपर रहे, जापान में क्या क्या मुश्किलात आई। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर वार है ये बंद होने चाहिए। अब जो तीसरा तरीका यूज़ किया जा रहा है, उनको बाद में पता चला कि हाइड्रोजन बॉम्ब है। ये 1952 में दरियाफ्त हुआ कि हाइड्रोजन की वजह से भी एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया जा सकता है और उसका इन्होंने
जो ट्रायल है वो भी टेस्ट भी 1952 में ही कर डाला। अब 3 तरह से बेसिकली जो एटॉमिक बॉम्ब है बनाए जा रहे हैं। हाइड्रोजन, अगर देखा जाए करंटली अभी न्यूक्लियर बॉम्ब किन किन कंट्रीज़ के पास हैं, तो उनमें से 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास अभी एटॉमिक बॉम्ब है। तो पहला कंट्री उसमें से इंडिया आता है, दूसरा पाकिस्तान आता है, तीसरा चाइना है, यूएसए है, फ्रांस है, यूके है, फिर इसराइल है, रशिया है और लास्ट में कोरिया है। 9 मुल्कों के पास कुल मिला के अभी एटॉमिक बॉम्ब मौजूद है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।